पिछले भाग में आपने देखा निखिल ने अपना सिर नीचे झुकाया, फिर कृतिका को देखकर मुस्कुराया। कृतिका अंदाजा नहीं लगा सकती थी कि जो कुछ भी थोड़ी देर पहले उसने मधुलिका से कहा था, उसमें से निखिल ने कितना कुछ सुना होगा। लेकिन उसके चेहरे पर आई उस शरारती हंसी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने ऑलमोस्ट सब कुछ सुन लिया है। मुझे एडमायर करना, पसंद करना या उससे भी कुछ ज्यादा, कहते हुए निखिल की मुस्कुराहट और बढ़ने लगी। उसके चेहरे को देखकर साफ पता लग रहा था कि वह कितना खुश है। कृतिका के होंठ कांप रहे थे। क्या वह निखिल से ये कह सकती थी कि उसने वह सब सिर्फ मधुलिका को गुस्सा दिलाने के लिए कहा था? बेचारी को क्या पता था कि उसकी कहीं हर एक बात निखिल सुन रहा था। निखिल ने कृतिका के गाल पर अपना दायां हाथ रखते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतना पसंद करती हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बाहरी लोगों से अपने दिल की बात कहना और मुझसे अपने दिल की बात छुपाना ये गलत है। कृतिका की सांस रुक गई। उसने जो कुछ भी कहा था वह उसे झुठलाना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा करना उसके बस में नहीं था, क्योंकि अब वह भी निखिल को थोड़ा चाहने लगी थी। उसका दिल अब धीरे धीरे उसके लिए धड़कने लगा था, लेकिन उसे कुछ तो एक्सप्लेन करना ही था। जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, वैसे ही निखिल का हाथ जो उसके गाल पर था वहीं से बहकर उसकी पीठ पर चला गया। उसे ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। उस एहसास से उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। कृतिका किसी मूर्ति की तरह शांत थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह कैसे निखिल से खुद को दूर करे। अभी उसके मन में यह सब चल ही रहा था कि निखिल ने कृतिका को अपनी बाहों में उठा लिया। वह इतना खुश था कि कृतिका को अपनी बाहों में उठाए वह 2-3 बार चारों ओर गोल घूम गया। फिर कुछ पलों के बाद उसने उसे उसके डेस्क के खाली हिस्से पर बिठा दिया। निखिल के कद के हिसाब से उस डेस्क पर कृतिका को बिठाने के बाद भी उसे काफी झुकना पड़ रहा था। फिर उसने वह किया जो उसके हर बार कृतिका को किस करने से एकदम उलट था। वह अपने घुटनों पर आ गया और फिर उसने कृतिका की गोद में अपना सिर रख दिया। कृतिका के लिए यह एकदम अनएक्सपेक्टेड था। जो लड़का बार बार उसे फिजिकल होने की कोशिश करता था, वह आज उसकी गोद में अपना सिर रखे हुए था। कुछ देर तक वे दोनों वैसे ही रहे। डेस्क पर पीछे ना गिरने से बचने के लिए अपने दोनों हाथों को जोर से दबाए। कृतिका के हाथ अब दर्द करने लगे थे। शायद उसे अपने हाथ से निखिल के सिर को प्यार से सहलाना चाहिए था, लेकिन उसके दिल में अभी भी कुछ हेजिटेशन बाकी था। इसलिए उसके सिर के पास अपनी हथेली को लाते लाते वह रुक गई। निखिल से हुई अपनी पहली मुलाकात में वह काफी बोल्ड थी। वह खुद ही अपने कपड़े बदलकर सिर्फ एक टॉवल में उसके सामने आई थी। यहां तक कि उसने उसके गाल पर किस भी किया था, लेकिन वह सब उसे मजबूर होकर करना पड़ा था। उस सिचुएशन में उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। सच तो ये था कि अपने दोनों जन्मों में वह कभी किसी आदमी के इतने करीब नहीं आई थी। वह दोनों ही जन्मों में अब तक प्योर थी। इसलिए अब जब पहली बार वह इस एहसास को महसूस कर रही थी, तो उसे काफी घबराहट हो रही थी। कुछ पल के बाद निखिल ने अपनी पकड़ थोड़ी सी ढीली की और फिर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी नशीली आवाज में मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा मुझे पसंद करना मुझे एक्सेप्ट है। अब तुम्हें ये छुपाने की जरूरत नहीं। कृतिका शॉक्ड रह गई। हालांकि वह निखिल था जिसने उससे पहले कहा था कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन अब यह बदलकर ऐसा हो गया था जैसे कि वह हमेशा से चुपके चुपके उसे पसंद करती थी। यह आदमी बहुत ही बेशर्म था। निखिल अपनी खुशी को छिपा नहीं पा रहा था। छुपाए भी क्यों? फाइनली उसने इस चालाक लोमड़ी के दिल में अपने लिए फीलिंग्स जगा दी थी। निखिल ने फिर से कृतिका को कस के हक करते हुए कहा, अब जब तुम्हारे दिल ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, तो सैटरडे तक का वेट करने की कोई जरूरत नहीं। कृतिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़का उसे जोर से अपने गले से लगाए ही मार डालेगा। क्या जरूरत है बार बार उसे इतनी टाइट हक करने की? उसने उसे खुद से दूर धकेला। उसका चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो चुका था, जिसे देख निखिल खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। फिर वह कृतिका के इतने करीब आया कि कृतिका को ऐसा लगा जैसे निखिल उसके रग रग में समा गया है और अब वह प्योर नहीं रही।
थोड़ी देर बाद कृतिका ने एक लंबी सांस ली। वह समझ गई थी कि अब उसका दिल उसका नहीं रहा। कुछ वक्त पहले तक वह निखिल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब उसके दिल ने निखिल के सामने हार मान ली थी। भले ही उसने मधुलिका को गुस्सा दिलाने के लिए वह सब कहा था, लेकिन निखिल के लिए कही गई हर एक बात उसने दिल से कही थी, और निखिल ने यह सब किस्मत से सुन लिया। यानी उसकी किस्मत भी उसे निखिल के पास ले जाना चाहती थी। भले ही उसे फोर्स किया गया था, लेकिन अब उसका दिल भी निखिल की ओर झुकता जा रहा था। इसके अलावा उसके पास उसके साथ रहने पर वह काफी रिलैक्स फील कर रही थी। यहाँ तक कि उस वक्त उसने गहरी सांस भी इसलिए ली थी क्योंकि निखिल वहां उसके पास था, और निखिल का उसको बार बार किस करना अब उसे इरिटेट नहीं कर रहा था। फाइनली कृतिका ने उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके एक्सप्रेशन गुस्से या चिढ़ने वाले नहीं थे, बल्कि ऐसा उसने धीरे से और प्यार से किया था। फिर उसने कहा, मुझे अभी भी अपना काम पूरा करना है। यह देखकर कृतिका ने उसे परेशान होकर ऐसा नहीं किया था। निखिल के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान उभर आई। उसका खुशी से चीखने और चिल्लाने का मन कर रहा था। फिर उसने कृतिका को उसकी डेस्क से नीचे उतारा और उससे एक कदम पीछे हटकर उसकी डेस्क पर रखी फाइलों के ढेर को देखते हुए कहा, तुम्हारे पास इतना ज्यादा काम क्यों है? कृतिका ने कहा, क्योंकि मैं यहाँ काम करने ही आई हूँ। वह जानती थी कि प्रियंका मधुलिका की चापलूसी करने के चक्कर में जानबूझकर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। बाकी के कलीग्स ने भी आगे बढ़कर इस मैटर पर कुछ नहीं कहा था, बल्कि वह सिर्फ तमाशा देखते रहे। इसका एक कारण यह था कि वह सब इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, और दूसरा कारण यह कि वह कृतिका को सच में जरा भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए उसे प्रियंका और मधुलिका से टॉर्चर होते देख उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। निखिल ने नाखुश होते हुए और उन फाइलों की तरफ देखते हुए फिर से सवाल किया, तुम्हें ढेर सारा वर्क हैंडल करने को दिया गया है, लेकिन मधुलिका को क्यों नहीं? कृतिका को इससे कोई शिकायत नहीं थी। मुझे पता है आपको यही लग रहा है कि मेरे कलीग्स जानबूझकर मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। किसी भी न्यू कमर के साथ ऐसा होना आम बात है। वैसे भी इन फाइलों में से काफी फाइल्स को मैंने अच्छे से स्टडी किया है, जिससे मैं अपने काम को अब और अच्छे से समझ सकती हूँ। साथ ही ओल्ड केसेस जिन्हें पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने पहले हैंडल किया था, उनमें से कुछ केसेस काफी इंटरेस्टिंग और अच्छे हैं, जिनसे इंस्पायर होकर मैंने उनमें से ढेर सारे पॉइंट्स नोट डाउन भी किए हैं। अगर मैं इन्हें कंप्लीट नहीं करती हूँ तो इससे मेरा ही नुकसान होगा। अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनकर निखिल को उस पर काफी प्राउड फील हुआ। इसमें कोई शक नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड एक शानदार लड़की थी। वह काफी यंग थी, शायद पूरे ओबेरॉय कॉरपोरेशन की सबसे यंगेस्ट एम्प्लॉय, लेकिन खुद को इम्प्रूव करने की डिटर्मिनेशन उसमें बाकी सभी एम्प्लॉयज से सबसे ज्यादा थी। चाहे उसके सामने कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं आ जाए, वो उन प्रॉब्लम्स में भी अपने लिए कुछ न कुछ अच्छा जरूर ढूंढ लेती थी। उस वक्त निखिल की आंखों में कृतिका के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और एडमिरेशन था, जिसे देख कृतिका फिर से एम्बैरस फील करने लगी। एक्चुअली उसे खुद नहीं मालूम था कि वो इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। उसके पिछले जन्म में किसी ने भी उसे इतने रिस्पेक्ट और एडमिरेशन से नहीं देखा था। इस जन्म में उसे इस तरह से देखने वाला इकलौता शख्स निखिल था। निखिल जिस तरह से कृतिका को देख रहा था, उससे उसे लगा कि वो सच में एक ब्रिलियंट लड़की है, या शायद वो उसे बेहद पसंद करता है, इसलिए वो उसे एक आउटस्टैंडिंग लड़की समझ रहा था। कुछ पल के बाद निखिल ने अपना फोन निकाला और कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया। उसके बाद उसने अपने असिस्टेंट अनुपम को कॉल किया और कहा, मेरे ऑफिस जाओ, वहां से मेरा लैपटॉप लेकर पीआर डिपार्टमेंट आ जाओ। फोन कट करने के बाद उसने कृतिका को देखा, जो उसे शॉक्ड होकर देख रही थी। निखिल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, लेट मी हेल्प। तुम्हारे पास काम करने के लिए ढेर सारी फाइल्स हैं। अगर मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प करूंगा तो तुम जल्दी काम पूरा कर पाओगी।
कृतिका दिल ही दिल में खुद को कोसने लगी। अगर लोगों को पता चल गया कि निखिल ओबरॉय ने खुद वहां रुककर ओवर टाइम वर्क किया और उन केस फाइल्स को खत्म करने में उसकी हेल्प की है, तो वो इतना डर जाएंगे कि फ्यूचर में कोई भी उसे इतने सारे फाइल्स तो छोड़ो, कोई छोटा मोटा केस फाइल भी हैंडल करने को नहीं देगा। कुछ वक्त के बाद अनुपम भी निखिल का लैपटॉप लेकर वहां आ गया। उसकी नजरें कभी निखिल तो कभी कृतिका पर जा रही थी। जब उसने निखिल को उसका लैपटॉप दे दिया तो उसने देखा कि निखिल एक चेयर खींचकर कृतिका के बगल में जा बैठा। अच्छी बात यह थी कि ऑफिस डेस्क काफी बड़े और चौड़े थे, जिसके कारण वहां दो लोग आसानी से एक डिस्टेंस मेंटेन कर बैठ सकते थे और उस पर अपना अपना काम कर सकते थे। अनुपम की नजर फिर कृतिका के डेस्क पर रखे फाइलों के ढेर पर गई। ये सब, लेकिन इससे पहले कि कृतिका कुछ एक्सप्लेन करती, उसने खुद ही अंदाजा लगा लिया कि कृतिका के साथ क्या हो रहा है और उसने कहा, मैं कल राघव से इस बारे में बात करता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं। कृतिका ने तुरंत अनुपम को वैसा कुछ करने से मना कर दिया। मैं इन्हें खुद से सॉल्व कर सकती हूं। अनुपम ने कृतिका की बात सुनकर निखिल की तरफ देखा। यह उसके लिए ज्यादा जरूरी था कि उसके बॉस इस मैटर पर उसे क्या करने का ऑर्डर देते हैं। जो कृतिका कह रही है वही करो, निखिल ने अनुपम से कहा, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड अपने मन से वह सारा काम खुद करना चाह रही थी, इसलिए वह उसे ऐसा करने से रोकना नहीं चाहता था। वह बस वहां रुककर उसे लोनली फील नहीं होने देना चाहता था। साथ ही अगर काम के दौरान कृतिका को किसी हेल्प की जरूरत पड़ दिखती तो वह वहां उसकी हेल्प करने के लिए मौजूद रहता। निखिल के ऐसा कहने के बाद अनुपम ने आगे कुछ नहीं कहा और तुरंत वहां से चला गया, ताकि वह अपने बॉस और कृतिका को किसी तरह से डिस्टर्ब न करे। थोड़े थोड़े गैप में कृतिका को निखिल की हेल्प की जरूरत पड़ती रही और उसकी हेल्प से उसका काम काफी तेजी से कंप्लीट होने लगा। थोड़े थोड़े गैप में कृतिका को निखिल की हेल्प की जरूरत पड़ती रही और उसकी हेल्प से उसका काम काफी तेजी से कंप्लीट होने लगा। काम खत्म होने के बाद निखिल खुद कृतिका को ड्राइव कर हॉस्पिटल ले गया। निखिल ने कार हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में लगाई, तब कृतिका ने अपनी घड्डी दादी को देखा। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। अब तक तो डेली रूटीन के अनुसार उसकी मां सो चुकी होगी। वैसे भी ऑफिस आवर खत्म होने के वक्त ही कृतिका ने कॉल कर अनुराधा को बता दिया था कि कुछ एक्स्ट्रा काम आ जाने के कारण उसे आज ओवर टाइम करना होगा। साथ ही उसने यह भी कहा था कि वह चिंता न करे और ज्यादा देर होने पर टाइम से खाना खाकर सो जाए। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। कृतिका ने अपनी सीट बेल्ट ओपन करते हुए इस तरह से कहा जैसे वह नींद में हो। निखिल से वह बस कुछ दिन पहले ही मिली थी, फिर वह उसकी कंपनी में जॉब करने लगी और आज शाम वह उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। ये सब एक सपने जैसा था। उसने अपने मन में ही खुद से कहा कि जो कुछ हो रहा है वह सपना है या सच। ये समझने के लिए माँ के पास जाने से पहले वह वॉशरूम में जाकर आईने के सामने खुद से अपने गाल पर 2 चांटे मारकर देखेगी। अगर यह सपना हुआ तो उसकी नींद खुल जाएगी और सच तो उसका गाल थोड़ा दर्द करेगा। उसके पिछले जन्म में निखिल लोगों के लिए कोई ग्रीक गॉड था। वह एक अलग ही दुनिया में रहता था और उसके बारे में कुछ भी जानने के लिए उसे इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता था। उस जन्म में जब पूरी दुनिया की स्पॉटलाइट निखिल पर थी, उस दौरान बेचारी कृतिका जेल में हर दिन अपनी जिंदगी से लाजीडीएच रही होती थी। उस जन्म में वह उससे कोसों दूर था, लेकिन इस जन्म में वह उसके पास था, बहुत पास, और इस वक्त उसकी बगल वाली सीट पर। उसे अपना पिछला जन्म किसी बुरे सपने की तरह लगने लगा था, जिसे वह दोबारा देखना नहीं चाहती थी। अपने ही ख्यालों में खोई कृतिका कार का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि एक झटके से निखिल ने उसे पीछे खींच लिया। तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? कृतिका को खोई खोई सी देख निखिल ने सवाल किया। जिस चालाक लोमधी से उसने प्यार किया था, वह उस वक्त अपने ख्यालों में किसी खरगोश की तरह घबराई हुई थी। जब कृतिका ने अपनी नजरें झुकाई तो उसने देखा कि निखिल ने एक हाथ से उसकी कलाई को थाम रखा था। अचानक से उसने निखिल के उस हाथ पर 2-3 बार पिंच करते हुए कहा,
मैं सोच रही हूँ कि यह सब सच है या सपना। निखिल ने कार पार्क करने के बाद कार की लाइट ऑन ऑफ कर दी थी। जहां उनकी कार पार्क हुई थी वहां ऑलमोस्ट अंधेरा था। बस चांद की दूधिया रोशनी ही हल्की हल्की वहां आ रही थी, जिससे कार की विंडो के गहरे काले शीशों के अंदर देख पाना इम्पॉसिबल था। जब निखिल ने कृतिका को मासूमियत से उसके हाथ को पेंच करते हुए देखा तो उसे कृतिका के दिल में अपने लिए अपनेपन का एहसास हुआ। कार के अंदर निखिल के परफ्यूम की खुशबू अच्छे से फैली हुई थी, जिसे कृतिका पूरे रास्ते महसूस कर सकती थी। लेकिन जब उसने उसे अपनी लैप पर बिठाया तो उसके परफ्यूम की खुशबू उसके रग रग में फैल गई। जब कृतिका ने अपना सर उठाकर निखिल के चेहरे को देखा तो उसे सबसे पहले उसकी खूबसूरत एप्पल जैसी चिन्ह दिखाई दी। अचानक से उसका मन निखिल के चिन्ह को किस करने का हुआ। इससे पहले जब वह अनिकेत को डेट कर रही थी तब उसने कभी ऐसा फील नहीं किया था। इंटीमेट होने का ख्याल तो कृतिका के मन में कभी आया तक नहीं। यहाँ तक कि जब वो उसके करीब आने की कोशिश करता था तो वो उसे कभी ऐसा नहीं करने देती थी और उसे दूर चली जाती थी। लेकिन निखिल के पास उसके दिल और दिमाग ने उसका साथ देना छोड़ दिया था। उसे उसके अपने करीब आने और अब खुद उसके करीब जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। उसने उसे कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया था। जब उसके मन में यह सब चल रहा था तब शरारती निखिल ने फिर से शरारत की और कृतिका से मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा, इतने प्यार से मुझे मत देखो, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। जब कृतिका ने उसकी आंखों में देखा तो निखिल को उन आंखों में अपने लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार दिखाई दिया। उसकी आंखें निखिल से कह रही थी कि अब उसे उसकी शरारतों पर गुस्सा नहीं आता। निखिल सच में खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता था। फिर उसने कृतिका की कलाई को थामा, जो बेफिक्र निखिल की बाहों में आंखें बंद किए हुए अलग ही दुनिया में जा चुकी थी। निखिल ने उसके हाथ को पहले प्यार से किस किया और फिर अचानक से शरारत करते हुए उसके अंगूठे पर हल्का सा बाइट किया। अचानक से कृतिका की आंखें खुल गईं और उसने दर्द से अपनी कलाई झटके से पीछे खींच ली। कृतिका ने हल्के गुस्से से निखिल को देखा। वो उसे किस कर सकता है, लेकिन उसने उसे बाइट क्यों किया? अगर तुम्हें दर्द महसूस होता है तो इसका मतलब यह कोई सपना नहीं। अब कृतिका को विश्वास हो गया कि वह कोई सपना नहीं देख रही थी। जो कुछ हो रहा है वह सब सच है। लेकिन उसे यह सब काफी अजीब लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि उसके पिछले जन्म में उसकी माँ के अलावा किसी ने उसे कभी प्यार नहीं किया था। लेकिन अब जब उसे किसी का सच्चा प्यार मिल रहा था तो खुश होने के साथ साथ वो बहुत डर भी गई थी। निखिल ने कार दोबारा से स्टार्ट की और उसे ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल एंट्रेंस के मेन गेट के पास ले आया। हैरान सी कृतिका को देख उसने अपनी नजरें झुकाई और फिर कहा, इस वक्त आंटी से मिलना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। कृतिका की नजरों ने निखिल की नजरों को फॉलो करते नीचे की ओर देखा। अचानक से कार के अंदर की गर्मी किसी पिघले लावे से पैदा होने वाली गर्मी की तरह बढ़ गई। कृतिका ने तुरंत कार का दरवाजा खोला और बाहर भागी। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई चोर पुलिस को देखकर भागता हो। उसने निखिल की तरफ देखे बिना ही कहा, मैं मैं जाती हूँ, बाय। उसकी तरफ ना देखने के बाद भी कृतिका को लग रहा था जैसे निखिल की नजरें किसी बाज की तरह उसे देख रही हैं, जो अपने शिकार पर झपटने वाला है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जब उसने हॉस्पिटल एंट्रेंस के अंदर कदम रखा तो वह लड़खड़ाकर ऑलमोस्ट गिर ही गई थी। इस दौरान निखिल तब तक कृतिका को देखता रहा जब तक कि वह उसकी नजरों से गायब हो गई। उसके बाद उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान उभर आई। उसने फिर से अपनी नजरें झुकाईं और खुद की हालत को देखा। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली। क्यों इस लड़की के सामने वह खुद पर से अपना कंट्रोल खो देता था? इधर जब कृतिका अपनी माँ के कमरे में आई तब तक अनुराधा ऑलरेडी अपने बेड पर लेट चुकी थी। लेकिन जब उन्हें दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने अंदर आती कृतिका को देखकर कहा, कृतिका, तुम आ गई? माँ, आप अब तक जाग रही हैं। कृतिका अनुराधा के बेड के पास आते हुए बोली, मैंने आपसे कहा था ना कि आप मेरा वेट मत कीजिएगा और टाइम से खाकर सो जाइएगा।
अनुराधा धीरे से उठकर बैठते हुए बोली, आज दोपहर में मैं थोड़ी देर तक सोती रही, इसलिए शायद अभी नींद नहीं आ रही। अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी कि तुम आ गई, क्योंकि उस 2 बेड वाले कमरे में अन्विका आंटी के डिस्चार्ज होने के बाद से कोई दूसरा पेशेंट एडमिट नहीं हुआ था और अब भी कमरे में बस उसकी माँ अनुराधा थी। तो कृतिका ने वॉशरूम ना जाकर वहीं जल्दी से अपने कपड़े बदल लिए। अनुराधा ने कृतिका से पूछा, काम के दूसरे ही दिन तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ा? क्या तुम्हारे कलीग्स तुम्हें परेशान कर रहे हैं? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले मैंने कभी इस फील्ड में काम नहीं किया है ना, इसलिए इस काम को समझने में मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है। वह तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे किसी तरह पीआर डिपार्टमेंट में काम मिल गया। इसलिए मैं डिपार्टमेंट के हैंडल किए गए ओल्ड केसेस को स्टडी कर रही थी ताकि जल्दी से अपने काम को अच्छी तरह समझ सकूं। कृतिका ने अनुराधा को एक्सप्लेन किया। यह सही है, मेरी बच्ची मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटती। अनुराधा इस बार कृतिका के थौरे से झूठ को पकड़ नहीं पाई। फिर उन्होंने कहा, वैसे भी निखिल बेटा के रहते वहां तुम्हें कोई परेशान भी नहीं कर पाएगा। कृतिका को यह थोड़ा अजीब लगा। उसकी माँ निखिल से बस 2 बार ही मिली थी, फिर भी उन्हें उस पर इतना भरोसा था। क्यों? अगले दिन जब कृतिका ऑफिस पहुंची तो जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, ठीक वैसे ही प्रियंका ने फिर से उसे काम करने के लिए ढेर सारी फाइल्स का एक लॉट दे दिया। प्रियंका और मधुलिका दोनों के ही चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जिन्हें देखकर कोई भी समझ सकता था कि वे दोनों जानबूझकर कृतिका को ऐसे बेकार के काम दे रहे थे जिसमें उसका पूरा टाइम बर्बाद हो जाता और इस तरह सूरज आहूजा से जुड़े प्रपोजल को तैयार करने के लिए उसे वक्त ही नहीं मिलता। उन दोनों के हिसाब से फाइलों का वह ढेर भले ही उनके लिए बेकार था, लेकिन कृतिका के लिए वह सारी फाइल्स उसके काम को अच्छे से सीखने और समझने का एक जरिया थी। इसके अलावा इस फील्ड में वह एकदम नई थी, इसलिए इस वर्क लाइन को समझने का सबसे अच्छा रास्ता वह सारे ओल्ड केसेस थे जिन्हें पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट पहले ही हैंडल कर चुका था। उन फाइलों से वह डिपार्टमेंट के काम करने के तरीके को अच्छे से समझ सकती थी। लेकिन कृतिका को परेशान होते देखने की मधुलिका और प्रियंका की एक्सपेक्टेशन तब गायब हो गई जब उन्हें अनुपम फाइलों के एक ढेर के साथ आता हुआ दिखाई दिया। आखिर अनुपम ये इतनी सारी फाइल्स लेकर किसके पास आ रहा था? अनुपम तो निखिल ओबेरॉय का पर्सनल असिस्टेंट है, फिर उसे खुद उन फाइल्स को लेकर वहां क्यों आना पड़ा? उन फाइलों में क्या है? क्या वो महत्वपूर्ण है? इसके अलावा वो सिर्फ 2-4 फाइल्स नहीं थी, वो फाइलों का एक बड़ा ढेर था। कृतिका ने देखा कि अनुपम सीधे मधुलिका की डेस्क की ओर जा रहा है। ये देखने वाले बाकी सभी हैरान थे। अनुपम ने वो सारा का सारा लॉट मधुलिका की डेस्क पर रख दिया। फाइलों का वह ढेर कृतिका के डेस्क पर रखे फाइलों के ढेर से भी काफी ऊंचा था। फिर अनुपम ने मधुलिका से कहा, शिवांगी आज छुट्टी पर है, जिसके कारण इन फाइल्स को कंप्लीट करना सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। राघव से बात करने पर मुझे पता चला कि न्यू होने के कारण तुम धीरे धीरे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के काम को समझने की कोशिश कर रही हो और तुम्हारे पास ज्यादा कोई काम भी नहीं है। इसलिए मैं इन फाइलों को तुम्हारे पास ले आया। इन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करो। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट को इन फाइलों की जरूरत है। कौन जानता था कि अनुपम ने किस तरह और कहां-कहां से उन फाइलों को इकट्ठा किया होगा। आज जब सीईओ सुबह ऑफिस आए तो आते ही उन्होंने अनुपम को वैसे बेकार अनइम्पॉर्टेंट पुरानी फाइलों को ढूंढकर मधुलिका को देने के लिए कहा, जिसकी कंपनी के लिए कोई वैल्यू नहीं और जिसे कंप्लीट करने में मधुलिका को बहुत टाइम भी लगे। अनुपम निखिल की बात सुन तुरंत समझ गया कि वह कृतिका को परेशान करने के लिए मधुलिका को इनडायरेक्टली पनिश करना चाहते थे। साथ ही कृतिका ने उन्हें या अनुपम को इस मैटर में इन्वॉल्व होने से मना कर दिया था। वो खुद को दिए गए वो सारे केसेस अकेले हैंडल करना चाहती थी, लेकिन कृतिका ने सीईओ को उनके काम में इंटरफेयर करने से मना किया था, मधुलिका के काम में नहीं। उस लड़की ने या बाकी किसी ने ऐसा सोच कैसे लिया
कि वे कृतिका को हर्ट करेंगे और सीईओ उन्हें ऐसा करने पर पनिश नहीं करेंगे। लेकिन इन सब के चक्कर में अनुपम की हालत जरूर खराब हो गई। उन फाइलों की हाइट को देख मधुलिका तुरंत समझ गई कि निखिल जानबूझकर उसे पनिश कर रहा है। ये बहुत ज्यादा है। इन सारी फाइलों को मैं अकेले कैसे कंप्लीट कर सकती हूँ? मधुलिका ने नाराज होते हुए कहा। वह ओबेरॉय कॉरपोरेशन सिर्फ निखिल के लिए आई थी, कोई काम करने के लिए नहीं। इन लोगों में जरा भी कॉमन सेंस नहीं था। क्या उन्हें मालूम नहीं कि वह कौन है? वह उसे किसी ऑर्डिनरी एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? वहां काम करने वाला कोई भी एम्प्लॉय उसकी हैसियत के बराबर ही नहीं था। अनुपम ने जोर से कहा, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। पूरी कंपनी में इस वक्त सिर्फ 2 ही न्यू एम्प्लॉय हैं और किस्मत से इस वक्त तुम्हारे पास ही कोई खास काम नहीं है करने को, क्योंकि कृतिका की फाइलों से भरे डेस्क को देख यही लग रहा है कि उसे काफी काम दिया जा चुका है। तो अब बस तुम हो जो कंप्लीटली फ्री हो, इसलिए यह काम तुम्हें ही करना होगा। अनुपम ने कृतिका की डेस्क की तरफ देखते हुए कहा। सच में उसकी डेस्क आज प्रियंका के लिए न्यूयॉर्क फाइल से भरी पड़ी थी। उसने मधुलिका की डेस्क पर लाकर रखे उन फाइलों के ढेर पर थपकी देते हुए कहा, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है और तुम कोई दूसरा काम भी नहीं कर रही हो, इसलिए मैं यह काम तुम्हें दे रहा हूं। मधुलिका ने अपने होंठ गुस्से से सिकोड़ते हुए कहा, किसने कहा कि मेरे पास कोई काम नहीं है? मुझे अभी भी सूरज आहूजा के केस के लिए अपना प्रपोजल तैयार करना है। अनुपम को गुस्सा आ गया। उसने मधुलिका को डांटते हुए कहा, जैसे तुम्हें सूरज आहूजा के केस के लिए प्रपोजल तैयार करना है, वैसे ही कृतिका को भी सेम केस के लिए प्रपोजल तैयार करना है। उसके बाद भी वो अपने बाकी कामों को कर रही है, ना कि कोई बहाना बना रही है। अगर वो सूरज आहूजा के केस के साथ साथ उसे दिए गए बाकी के काम कर सकती है, तो तुम क्यों नहीं? अनुपम की बात से मधुलिका को बहुत बुरी तरह गुस्सा आया। वो गुस्से में उसे चीख चीख कर डांटना चाहती थी। क्या अनुपम इडियट था? वो उसकी कंपैरिजन कृतिका से कैसे कर सकता था? एक बात ध्यान से समझ लो, तुम ओबरॉय कॉरपोरेशन में काम कर रही हो और यहाँ तुम्हें दिए गए हर काम को अच्छे से करना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बैकग्राउंड के कारण तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाली है, तो तुम गलत हो। अगर तुम्हें यहाँ काम नहीं करना है तो तुम शौक से कंपनी से रिजाइन कर किसी ऐसी कंपनी में जा सकती हो जहां तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। ओबरॉय कंपनी में किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। अनुपम ने चिढ़कर मधुलिका की डेस्क पर रखी फाइलों पर हाथ पटका। मैं बहुत बिजी हूँ और मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं अपना पूरा दिन यही तुमसे बहस करने में वेस्ट करता रहूं। सीईओ को जल्दी ही इनकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए कोई गलती मत करना। मधुलिका को फटकार लगाने के बाद अनुपम वहां से गुस्से में चला गया। काम करने का मन ना होते हुए भी मधुलिका ने उसमें से एक फाइल को उठा तो लिया, लेकिन वो पूरी तरह लापरवाह रही। उसने इतने धीरे धीरे काम करना शुरू किया कि दोपहर के 1 बजे के बाद भी बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह सिर्फ एक फाइल को ही कंप्लीट कर पाई। दूसरी तरफ कृतिका तेजी से एक के बाद एक फाइल्स को पूरा करती जा रही थी। वहीं मधुलिका बड़े आराम से कछुए की तरह धीरे धीरे अपना काम कर रही थी, जैसे उसे किसी बात की कोई परवाह ही नहीं। इस दौरान बाकी के सभी कलीग्स बार बार दोनों को देखे जा रहे थे। हालांकि उन्होंने एक दूसरे से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वे सब के सब सरप्राइज थे। क्या कृतिका को थकान नहीं हो रही? वो किसी रोबोट की तरह लगातार एक सिस्टमैटिक वे से उन फाइल्स को कंप्लीट कर रही थी जो उसे पूरा करने के लिए दिए गए थे। उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटक रहा था, जैसे वो काम उसकी दुनिया थी। इस दौरान उसने एक बार पानी पीने तक के लिए ब्रेक नहीं लिया। 2 दिन पहले तक तो वो सब कृतिका से नाखुश थे, लेकिन अब उसकी कड़ी मेहनत और काम को जल्दी से कंप्लीट करने के डिटर्मिनेशन को देख कृतिका को लेकर उन सब की सोच बदलने लगी थी। दोपहर में लंच ब्रेक के वक्त प्रियंका मधुलिका के पास आई और कहा, मधुलिका क्या हम लंच करने चले?
मधुलिका पिछले 2 दिनों से लंच ब्रेक में प्रियंका और रुखसार को एक बड़े रेस्टोरेंट में लेकर गई थी, जहां का खाना बहुत ही लजीज था। इसलिए प्रियंका आज खुद चलकर मधुलिका से लंच करने के लिए चलने को कह रही थी। इससे वो फिर से एक अच्छे रेस्टोरेंट में मधुलिका के साथ जा पाती, जहां खाना तो बढ़िया मिलता ही साथ उसे पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते। और तो और वो वहां ढेर सारी सेल्फीज भी लेती अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट पर डालने के लिए। कैसा लंच देख नहीं रही, मुझे कितना काम है, मधुलिका गुस्से से चिल्लाई। फिर उसने एक फाइल उठाई और गुस्से से दूसरी तरफ फ्लोर पर फेंक दी। आखिर वह अनुपम समझता क्या है अपने आप को? उसने हिम्मत कैसे की वाहियात काम मुझे देने की? मधुलिका के गुस्से को देख प्रियंका ने मन ही मन कहा, अगर तुम यहाँ काम करने के लिए नहीं आई हो तो तुम यहाँ आई क्यों हो? इसके अलावा ओबेरॉय कॉरपोरेशन उसे बिना किसी काम की सैलरी क्यों देगा? अचानक से मधुलिका मुस्कुराई और प्रियंका की तरफ देखा। प्रियंका, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मधुलिका की चाल बाजी भरी मुस्कुराहट को देखते ही प्रियंका डर के मारे सिहर उठी। मधुलिका ने मुस्कुराते हुए प्रियंका से कहा, क्या तुम इन्हें कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करोगी? प्रियंका झूठ मूठ का हंसते हुए 2 कदम पीछे चली गई और कहा, मेरे पास पहले से ही काफी काम है। मधुलिका ने लपक कर प्रियंका का हाथ थामते हुए कहा, इसे पूरा करने में मेरी हेल्प करो, फिर मैं तुम्हें एक बढ़िया सा लंच करवाऊंगी। एक लंच से क्या होगा? प्रियंका अभी भी मधुलिका की हेल्प नहीं करना चाह रही थी। मधुलिका ने फिर प्रियंका को ताना मारते हुए गुस्से में कहा, मुझे लगता था कि हम दोनों दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे की हेल्प करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन तुम तो इस छोटे से काम में भी मेरी हेल्प नहीं करना चाहती। प्रियंका बड़ी मुश्किल से हंस पाई। पिछले 2 दिनों से उसने जानबूझकर मधुलिका की चापलूसी की थी, ये जानते हुए भी कि वह उसे नीचा समझती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मधुलिका अपने ऑफिस के काम उससे करवाए। प्रियंका अनकंफर्टेबल होते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहती, लेकिन क्या करूं? मेरे पास सच में पहले से बहुत काम है। मधुलिका ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें होटल ताज ले चलूंगी। अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें वहां जाना है तो मेरी हेल्प करनी होगी और नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। प्रियंका को विश्वास नहीं हो रहा था कि मधुलिका उसे होटल ताज लेकर जाने वाली थी। वह ऐसा मौका कैसे गवा सकती थी? सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो मधु। प्रियंका ने फिर से मधुलिका की चापलूसी शुरू कर दी। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, डोंट वरी। मधुलिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी चिंता मत करो, मेरी हेल्प करने वालों को मैं हमेशा शानदार ट्रीट देती हूँ। क्योंकि सारे पैसे मधुलिका को अकेले खर्च करने पड़ते, इसलिए उसने बड़ी ही बेशर्मी से सारी फाइल्स को एक साथ प्रियंका के मत्थे मढ़ दिया। अनुपम ने कहा था कि निखिल को इन फाइल्स की जरूरत है, इसलिए कोई गड़बड़ मत करना। फाइलों का वह ढेर इतना भरा था कि उन्हें उठाते हुए प्रियंका के हाथ दर्द करने लगे। लेकिन होटल ताज जाने के बारे में सोचते ही उसका सारा दर्द गायब हो गया। उसने एक लंबी सांस ली और अपने दिल को समझा लिया कि इतने बड़े होटल में जाने के लिए इन कुछ फाइलों को कंप्लीट करना कोई बुरा सौदा नहीं है। उसने सोचा कि जब सारा काम उसे ही करना है तो मधुलिका का कुछ फायदा और उठाया जाए। फिर उसने कहा, क्योंकि ये फाइल्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए लंच के लिए कहीं बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा। होटल जाने से पहले तुमने कहा था कि तुम मुझे एक अच्छा सा लंच करवाओगी। क्यों ना अभी के लिए यहीं कुछ ऑर्डर कर मंगवा दो, होटल काम पूरा होने के बाद ले चलना। मधुलिका ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अपना फोन हाथ में लेते हुए उससे पूछा, तुम क्या खाना पसंद करोगी? मैं भी ऑर्डर कर देती हूँ। 2 डबल चिकन एग रोल और एक मीट राइस बोल। प्रियंका ने जो कहा था मधुलिका ने तुरंत वह ऑन ऑर्डर कर दिया। मधुलिका मन ही मन बहुत हंस भी रही थी। उसे मालूम था कि प्रियंका उसका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही है। कृतिका जो लंच करने निखिल के ऑफिस गई थी, जब उसके ऑफिस से वापस आई तो उसने देखा कि प्रियंका अपने डेस्क पर
उन फाइलों से जंग लड़ रही थी। उसका डेस्क मधुलिका को दी गई फाइलों से भरा पड़ा था। कृतिका खुद को रोक नहीं पाई और हंस पड़ी। प्रियंका की हालत को देख उसे वह कहावत याद आ गई कि चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर, कटना खरबूजे को ही होता है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ऑफिस आवर्स के पूरा होने से आधे घंटे पहले ही मधुलिका का सारा काम प्रियंका ने कर दिया। लेकिन अचानक से उसे याद आया कि कल तो थर्सडे है। मधुलिका और उसे दोनों को ही सूरज आहूजा केस के लिए तैयार किया गया। प्रपोजल कल ही सबमिट करना है। लेकिन मधुलिका तो अब तक उसे एक बार भी उससे जुड़े केस पर काम करते हुए दिखाई नहीं दी। क्या ऐसा हो सकता है कि मधुलिका उससे फेयरली कंप्लीट करे, या उसने कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लिया है? अगर मधुलिका को कोई चालबाजी करनी है तो उसके पास आज या कल सुबह तक का ही वक्त है। देखते ही देखते आज का दिन बीत गया और अगली सुबह हो गई। अगले दिन सुबह के वक्त ऑफिस में प्रियंका बार बार खुद को कृतिका की तरफ देखने से रोक नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ मधुलिका बीच बीच में एक दो बार कृतिका को देख अपना मुंह ऐंठ रही थी। फाइनली मधुलिका के एक्सप्रेशन को देख कृतिका समझ गई कि वह कोई ना कोई चालबाजी जरूर करेगी। दोपहर से थोड़ी देर पहले कृतिका ने देखा कि मधुलिका बार बार अपने बैग को खोल के उसमें कुछ देख रही थी। साथ ही वह थोड़ी बेचैन भी नजर आ रही थी। उसकी बेचैनी और छटपटाहट को देख कृतिका ने अंदाजा लगाया कि लंच के वक्त वह कोई कारस्तानी जरूर करेगी। कृतिका हल्के से मुस्कुराई, जैसे वह जानती थी कि मधुलिका क्या करने वाली है। उसने मधुलिका को परेशान करने के लिए आज लंच के लिए जाने से पहले थोड़ी और देर वहां जानबूझकर रुकने का मन बना लिया, ताकि वह मधुलिका को और ज्यादा परेशान होते देख सके। प्रियंका दोनों की ही भूख से हालत खराब होती जा रही थी। वे दोनों यही सोच रही थी कि कृतिका आखिर कब लंच करने के लिए जाएगी। इतनी कड़ी मेहनत का दिखावा करने का क्या फायदा? जब लगभग सभी लोग लंच के लिए ऑफिस से चले गए, तब कृतिका ने सूरज आहूजा वाले इनक्रिप्ट फाइल को क्लोज किया और फिर अपना कंप्यूटर बंद कर दिया। अपनी चेयर को हल्का झुकाकर पीछे से यह सब देखती मधुलिका ने कृतिका की बेवकूफी पर जोर से हंस पड़ी। क्या उसे लगता है कि ऐसा करने से उसे कोई फायदा होगा? वह जल्दी ही कृतिका को किसी भी गनीमत पर इस कंपनी से लात मार के बाहर निकाल देने वाली थी। कौन जानता था कि कृतिका इतनी सावधानी बरतेगी और बारीक से बारीक चीजों का भी ध्यान रखेगी। जब कृतिका को विश्वास हो गया कि सब कुछ ठीक है, तब वह धीरे धीरे चलते हुए ऑफिस से बाहर चली गई, क्योंकि अब पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में कोई नहीं था और मधुलिका और प्रियंका ऑफिस के अंदर ही थी। कृतिका झट से निखिल के ऑफिस जाने के लिए लिफ्ट में घुस गई। प्रियंका ऑफिस के एंट्रेंस गेट के पास से छिपकर कृतिका को देख रही थी। जब वह उसकी नजरों से गायब हो गई, तो वह जोरों की भूख के कारण मधुलिका के पास अपना पेट सहलाते हुए आई। फिर उसने अपने पेट को दबाते हुए कहा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, चलो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। हम अपना काम पूरा करने के बाद लंच करेंगे। मधुलिका ने अपने बैग से एक पेन ड्राइव निकाला और प्रियंका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जाओ और इसे कृतिका के कंप्यूटर में लगा दो। उस पेन ड्राइव को देखते ही प्रियंका की भूख मर गई। ये क्या है? मधुलिका ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया, देखो, इस पेन ड्राइव में एक वायरस है। जब यह उसके कंप्यूटर में लगा रहेगा और उस वक्त अगर वह अपना कंप्यूटर ऑन करेगी, उसके कंप्यूटर की हर फाइल ऑटोमेटिकली मेरे कंप्यूटर में आ जाएगी, जबकि इस वायरस के कारण उसके कंप्यूटर की सारी फाइल डिलीट हो जाएंगी। ये बताते हुए मधुलिका खुद पे बड्डा प्राउड फील कर रही थी। साथ ही उसे इस बात पर बड़ी हंसी आ रही थी कि इतने दिनों की कड्डी जी मेहनत के बाद भी कृतिका को कुछ नहीं मिलने वाला। क्या यह बाकी कंप्यूटर्स को भी इफेक्ट करेगा? ऑफिस के सारे कंप्यूटर सेम नेटवर्क पे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर बाकी के कंप्यूटर्स भी इफेक्ट हो गए, तो डेटा लॉस होने के कारण हमारे पूरे डिपार्टमेंट को काफी बड़ा नुकसान होगा। जब प्रियंका को मधुलिका के ओरिजिनल प्लान के बारे में पता चला, तो वह काफी डर गई। ये बहुत सीरियस मैटर था। अगर वे पकड़े गए, तो दोनों ही बड्डी
मुश्किल में फंस जाएंगे। चूंकि मधुलिका का बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग था, तो उनके सपोर्ट से वह तो बच जाएगी। लेकिन प्रियंका का ना तो बैकग्राउंड अच्छा था और ना ही उसे किसी का सपोर्ट था। यानी पकड़े जाना जहर खाकर सुसाइड करने के बराबर ही होगा। उसे कंपनी से बाहर निकाले जाने से कोई नहीं बचा पाता। मधुलिका ने अजीब सा मुंह बनाया और नाखुश होते हुए बोली, पहली बात तो तुम बहुत बड़ी डरपोक हो। दूसरी बात यह है कि वायरस बाकी कंप्यूटर्स को इफेक्ट क्यों करेगा? मैंने काफी बड़ी अमाउंट खर्च कर एक स्पेशल हैकर से खास अपने लिए यह वायरस बनवाया है। ये बस कृतिका के कंप्यूटर को इफेक्ट करेगा। जैसे ही वह अपने कंप्यूटर को ऑन करेगी, उसके कंप्यूटर में जो कुछ भी होगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो, ये किसी दूसरे कंप्यूटर को इफेक्ट नहीं करेगा। प्रियंका अभी भी काफी घबराई हुई थी। सच सच में ऐसा ही होगा ना? लेकिन मधुलिका ने प्रियंका की परवाह ना करते हुए उसके हाथ में पेन ड्राइव पकड़ा दिया और कहा, जल्दी से जाकर इसे कृतिका के कंप्यूटर के सीपीयू के पिछले वाले हिस्से में कनेक्ट कर दो। अगर पेन ड्राइव सामने के प्लग पॉइंट में लगा रहा तो कृतिका अपना कंप्यूटर ऑन करने से पहले ही उसे देखकर निकाल सकती थी। लेकिन सीपीयू के पिछले हिस्से को देखने का ख्याल उसके मन में नहीं आता। यह मुझे क्यों करना पड़ रहा है? प्रियंका ने लंबे कदमों के साथ पीछे हटते हुए कहा, अगर यह तुम खुद करोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी ऑफिस में कोई नहीं है। मैं एंट्रेंस गेट के पास पहरा देती हूँ। तुम जल्दी से पेन ड्राइव कृतिका के सीपीयू में लगा दो। ये कहने के साथ ही प्रियंका पलटी और द्वार कर एंट्रेंस गेट की तरफ जाने लगी। लेकिन मधुलिका ने तेजी दिखाते हुए उसका एक हाथ पकड़कर उसे पीछे झटका दिया और उसे कमर से पकड़ लिया। वह घबराई हुई प्रियंका को देख मुस्कुराई और फिर बोली, इस वक्त ऑफिस में सिर्फ हम दोनों हैं, तो मुझे क्या लगता है कि मेरी पेन ड्राइव लगाने और तुम्हें बस मुझे ऐसा करते देखने से तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम गलत हो। अगर तुम पेन ड्राइव नहीं भी लगाती हो तो भी इस बात का पता चलने पर कि तुमने यह सब देखा और किसी को कुछ नहीं बताया, तो तुम्हें भी उतना ही गिल्टी समझा जाएगा जितना मुझे। प्रियंका ने घबरा कर बेचैनी में खुद को मधुलिका की पकड़ से बाहर निकाला और गुस्से में कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना और तुम मेरे साथ ही खेल खेलने लगी। दोस्त? मधुलिका ने प्रियंका को ताना मारते हुए कहा, ये तुम भी जानती हो और मैं भी कि तुमने मुझे अपना दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं माना है। तुम बस मेरी चापलूसी कर रही हो और वह भी सिर्फ इसलिए कि वक्त बेवक्त तुम मेरा फायदा उठा सको। इसलिए दोस्ती की बात तुम ना ही करो तो अच्छा है। प्रियंका का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि मधुलिका उसे सच में अपना दोस्त मानेगी। लेकिन उसने यह भी नहीं सोचा था कि मधुलिका इतनी बेशर्मी से उसकी इंसल्ट करेगी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। मधुलिका ने बेचैन होते हुए कहा, ये पेन ड्राइव पकड़ो और जल्दी से जाकर इसे कृतिका के सीपीयू में लगा दो। इस तरह से हम दोनों इसमें पूरी तरह से शामिल हो जाएंगे। इससे ना मुझे इस बात का डर रहेगा कि तुम किसी को मेरे कारनामे के बारे में बताओगी और ना तुम्हें फ्यूचर में किसी भी बात को लेकर मुझसे डरने की जरूरत पड़ेगी। इस एक सीक्रेट से हम दोनों हमेशा एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। प्रियंका ने जोर से अपना सिर हिलाते हुए कहा, अगर किसी भी तरह से वे दोनों पकड़े जाते तो नुकसान सिर्फ प्रियंका का होने वाला था, मधुलिका का नहीं। अब मधुलिका की बेचैनी गुस्से में बदल गई। उसने प्रियंका को धमकाते हुए कहा, भले ही तुम यह नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी तुम्हें यह करना ही होगा। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो किसी प्रॉब्लम में आने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हारा नाम लूंगी कि ये सारा आइडिया तुम्हारा था और तुमने ही वह पेन ड्राइव कृतिका के सीपीयू में लगाने में मेरी हेल्प की, क्योंकि तुम उसे सबक सिखाना चाहती थी। इसके बाद मधुलिका ने प्रियंका के हाथ में जबरदस्ती वह पेन ड्राइव रखा और गुस्से से बोली, अगर कुछ गलत होता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ,
लेकिन अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो कल इस कंपनी में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अपने पापा से बात कर। तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकलवाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। प्रियंका इस वक्त बहुत पछता रही थी और मन ही मन खुद को गालियां दे रही थी। अगर उसे पता होता कि मधुलिका उसके साथ कुछ ऐसा करने वाली है तो वह कभी उसकी चापलूसी नहीं करती और हमेशा उससे दूर ही रहती। तुम सच में मुझे प्रोटेक्ट करोगी ना? प्रियंका की आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने खुद अपना सिर ओखली में दे दिया था। हाँ बाबा, अब जल्दी से जाओ और अपना काम करो, मधुलिका ने कहा। इसके बाद प्रियंका पेन ड्राइव लेकर तेजी से कृतिका के डेस्क की ओर बढ़ी। दरवाजे पर जाकर देखो कि कोई आ तो नहीं रहा। अगर कोई आता है उसका ध्यान भटका कर मुझे उसकी नजर में आने से बचाना। मधुलिका किसी लोमड़ी की तरह मुस्कुराई। दरवाजे के पास जाकर चारों तरफ अच्छे से देखने के बाद वह पलटी और बोली, अभी आसपास कोई नहीं, जल्दी करो। क्या मधुलिका का यह प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए इसका नेक्स्ट भाग।